हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनका नवंबर 2020 में एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ का। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किए हैं बिकॉज मेरा अभी एग्ज़ाम था 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। तो कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करने चाहिए जिनका एग्ज़ाम नवंबर में है। और उसी के ऊपर मैं ये वीडियो डिस्कोर्स कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको मिल जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सक्सेस क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ आपको सारी पीडीएफ्स और वीडियोस मिल जाएंगी आराम से। और गूगल प्ले स्टोर में सक्सेस क्लासेस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारी ऐप है जिसमें आपको सारी वीडियोस एक्यूमुलेटेड मैनर में मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको रूबरू कराते हैं उससे। फर्स्ट और द फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे पर्सनल लगी वो था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पेपर 1 चाहे पेपर 2, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है कि देयर इज़ 100 क्वेश्चंस एंड पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको दोनों के बीच में एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना है कि न्यूमेरिकल पार्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो डीआई वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। तो कैलकुलेटिव तो आ रहा है, वो इजी तो आ रहा है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आगे जा करके आप सपोज़ इस तरीके से शुरुआती स्टेज में जनरली होता है ऐसे है कि जब हमारा पेपर स्टार्ट होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम रहते हैं। वी यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू अ सिंगल क्वेश्चन, जहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं चाहे पेपर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। आप पहले से ही एक स्पीड मेंटेन करिए, एक टाइम अपना फिक्स करिए कि मुझे इतने टाइम तक पेपर 1 कंप्लीट कर लेना है, इतने टाइम तक पेपर 2 कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि अगर आप वही चीज़ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तभी आपका जो है टाइम पे पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्लो और ऐसे तरीके से अपनी अगर स्पीड रखेंगे तो बट नेचुरल है एंड के टाइम पे। क्योंकि हम जनरली करते क्या हैं, हम जो इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है या इसमें मुझे लग रहा है कि अभी कैलकुलेटिव है, उसको हम बाद में करते हैं। जैसे आरसी हो गई, डीआई हो गया है, किसी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब हमारे पास मुश्किल से 15 मिनट या फिर 20 मिनट ऐसे कम टाइम बचा हुआ है, तो उस केस में हमारा दिमाग और नहीं चलता है। तो हम लोग यही गलती कर बैठते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन जो कि टाइम कंज्यूमिंग है उनको आखिरी में रखते हैं, जिस पे टाइम की ज़रूरत है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब शुरुआत से ही अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, एक टाइम अलॉट कर लिए पेपर 2 में मुझे कितना देना है, पेपर 1 में मुझे कितना देना है, और उसी स्पीड के साथ आप चलेंगे तभी आपका पूरा आगे जा करके कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इशू आ रहा है वो है स्क्रॉलिंग का। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको पॉइंट्स दे दिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से 2 पॉइंट्स करेक्ट हैं, कौन से 2 पॉइंट्स इनकरेक्ट हैं, ऐसे करके। तो उनको आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। चाहे मैं आरसी डीआई की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पेपर पैटर्न है एनटीए का इस बार का वो बदल दिया है, वो इट इज़ मच मोर कॉन्सेप्चुअल। तो उसमें आपसे जनरली ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इसको रीअरेंज करो, स्टेप्स को प्रॉपरली अरेंज करो प्रॉपर फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में। तो वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको स्क्रॉल करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये एक इशू आ रहा है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि स्क्रॉलिंग इशू आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे भी इसके ऊपर चर्चा की थी कि स्क्रॉलिंग में बड़ी दिक्कत आ रही। तो आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिए कि आपको ऊपर नीचे माउस को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे ये एक इशू आया इस बार जो एग्ज़ाम मैंने दिया, बिकॉज क्वेश्चंस आर अ बिट ऑफ लेंथ। तो उसकी वजह से हमें माउस की मदद से ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, काफ़ी स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है। मैं सिर्फ आरसी और डीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बाकी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि इट इज़ ऑफ इट्स ऑफ अ लार्ज और बिग लेंथ, जिसमें हमें काफ़ी सारी स्क्रॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हम सब लोग जंप करते हैं उन पार्ट्स में जो कि मुश्किल होता है। मतलब हम वो डीआई करना पसंद करते हैं जो कि काफ़ी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि हम लोग ने इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट वाले अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हैं। पर इस बार जितने भी मैंने एनालिसिस देखा नव मैम का भी और मैंने खुद भी जो पेपर दिया, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आ रही हैं, है ना। रूट की शॉर्ट ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब चीज़ें। क्योंकि क्या है कि आ रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी, बट इट इज़ कैलकुलेटिव, और कैलकुलेटिव में आपको टाइम बचाना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला हूँ तो ये उनको मैं एडवाइस दूंगा कि डोंट रश टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन। इन स्पाइट ऑफ दैट आप
आप उसको भी लगाओ, कॉम्प्लिकेटेड को भी लगाओ, पर शॉर्ट ट्रिक्स को मत आप इग्नोर करो। हम शॉर्ट ट्रिक्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर मत करो, बिकॉज जो DI आ रहा है अभी, इतने अटैम्प्ट जो गए हैं, शिफ्ट्स गए हैं, जितना भी DI आ रहा है उसमें इट इज़ मच ऑफ कैलकुलेटेड, जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स की बहुत नीड है। तो ये बस मैं कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स भी आप करके जाइए, कैसे हम शॉर्ट टाइम पीरियड में डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, रूट और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपना एडमिट कार्ड और जो भी रफ शीट्स आपको प्रोवाइड की हैं उसको एक दो कार्डबोर्ड टाइप रखे होंगे, उसमें एक में आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है और एक में आपका रफ़ शीट होंगे। रफ़ शीट्स ऐसे दी जा रही हैं, 5-6 एक साथ रफ़ शीट दे रहे हैं, उसके साथ स्टेपल कर दे रहे हैं, जिससे बार बार आपका कांटेक्ट ना हो इन्विजिलेटर के साथ, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्चुअली में क्या हुआ कि आज मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जो मेरे रूम में हुई, और वो उसी की बेसिस पे मैंने यहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट की है। एक लड़का वो लेके चला गया और बाद में उसको याद आया, खैर उसने पढ़ा होगा ये चीज़ कि हाँ आप लेके नहीं जा सकते, बिकॉज इससे जो है ये अनफेयर कहलाएगा और इससे इसके ऊपर कुछ ना कुछ केस या फिर एक्शन भी हो सकता है। तो वापस देने आया, तो जो विजिलेटर उसने काफ़ी उसको खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनके ऊपर भी आ जाता है ना, ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप बिल्कुल ये गलती मत करिए ना ले जाने की। पता वो तो चलो ठीक है, उसको वहाँ याद आ गया, आप चले जाते हैं ले करके और बाद में फिर मतलब ऐसी कोई क्रिएट मत करिए जिससे आगे जा, क्योंकि उनका जो बंच ऑफ पेपर है ना, इट इज़ डिसाइडेड 5-5 को बंच दे रहे हैं, है ना। तो जो मेरी रूम में था, मैं अगर बताऊँ तो वो जो है काफ़ी फोकस कर रहे थे कि कोई भी शीट बाहर ना जाए। तो आप अननेसेसरी रिस्क और कोई ऐसा काम मत करिएगा। नेक्स्ट है कि पेन वहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि लिखा भी हुआ है, आप लेके भी जाओ पेन, क्योंकि वहाँ पे जो पेन मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। ब्लैक पेन मेरे पास, जो मेरे रूम में जो हमें कैंडिडेट्स को अलॉट किया था, वो तो ब्लैक पेन था, वो 2-3 रुपये वाला, जो मतलब बहुत लाइट चल रहा था, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आपका स्पीड होनी चाहिए पेन में। तो पेन वहाँ पे मिल रहा है इंस्पाइट की, लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में कि यू हैव टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंट पेन, बट इट इज़ अवेलेबल देयर ऑल्सो। मास्क भी जो है वहाँ पे आपको दिया जाएगा एक, आप जो खुद मास्क पहन के जा रहे हो वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, वो आपको उतारना पड़ेगा, और उनका फ्रेश मास्क जो है वो आपको मिलेगा, और वही आप अपने घर भी मास्क ला सकते हो। ऐसा कुछ मास्क वास्क डिपॉजिट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर 2 की, मुझे नहीं पता आपका सब्जेक्ट क्या है और आप में क्या है, पर जितना भी मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आ ही रहा है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो डाल रहे हैं 90 to 100 में, और 2 DI और 2 RC आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ पे फोकस करिए। और होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम एक स्पीड के साथ चलते हैं, और जब हम 90 तक पहुँचे क्वेश्चन तक, फिर हमारे पास RC आ गया और हमारे पास बचे हुए हैं टाइम 10 मिनट। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में कभी आप RC नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपका ध्यान पूरा टाइम पे ही रहेगा, और हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी हों क्रॉस चेकिंग के लिए या करने के लिए, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेक श्योर आप देख लीजिए कि आ ही रहा है आपको। आप अपना माइंडसेट ऐसा बना करके एग्ज़ाम दीजिए कि हम मेरे पास 3 RC हैं, 1 DI है, और अगर आपका कैलकुलेटिव पेपर है तो कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पीड मेंटेन करिए, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 1 में तो मुझे ज़्यादा स्टेटमेंट असर्शन वाले नहीं लगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट है और असर्शन दिया हुआ है आपको। अब इसमें वो वाले भी केस आ रहे हैं कि बोथ आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता है कि हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि जो सही है और जो दोनों सही तो हैं, पर दोनों के बीच में एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके पेपर देने जाइएगा, और उसके बेसिस पे ही आप अपना एग्ज़ाम दीजिए कि स्टेटमेंट असर्शन चूज़ एनी टू। दो ये जो है एलिमिनेशन मेथड से हट जाते हैं, पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए यू शुड हैव नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इज़ चेक योर माउस प्रॉपर्ली। ये भी एक इशू आज ही हुआ जब मैंने शिफ्ट दिया। एक लड़की आके बैठी, और हम लोग जनरली क्या करते हैं, आधे घंटे पहले वो लोग बैठा लेते हैं हम लोग को। हम लोग कुछ काम तो रहता नहीं, हम लोग जस्ट बैठे रहते हैं, कुछ भी हम लोग किसी प्रकार का भी कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका माउस सही पोजीशन पे है या नहीं। वो जो लड़की थी वो सिर्फ बैठी रही, और जब एग्ज़ाम चालू हुआ तो उसको पता चला कि उसका माउस जो है वो सही तरीके से प्रॉपर नहीं कर रहा है। फिर वो पैनिक हो गई, और फिर उसका माउस आया। मतलब 1-2 मिनट लग जाते हैं। अगर अपने को लगता है कि हमारे सारे जो और बाकी कैंडिडेट्स हैं वो आराम से कर रहे हैं, हमारा माउस ख़राब है, तो आप पहले से ये सब अपने डिवाइसेस को घुमा फिरा के एक बार चेक कर लीजिए कि दे आर इन रनिंग पोजिशन और नॉट।
नेक्स्ट सिग्नेचर भी एक फ़ोकस करना है आपको, क्योंकि जो इन्विजिलेटर था मेरे रूम का, तो बार बार यही चीज़ बोला था सबको कि जो आपने सिग्नेचर किए हैं एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, या जब आपने अपने एडमिट कार्ड में जो आपने साइन किए हैं, सेम साइन ही होने चाहिए आपको। कुछ लोग जनरली क्या करते हैं कि साइन थोड़ा बदल देते हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करो कि आपका जो सिग्नेचर हो इट शुड प्रॉपरली मैच, जिससे आगे जा करके किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जितने पॉइंट्स मेरे मन में आए वो मैंने सारे के सारे लिखे और एक वीडियो बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इस माइंडसेट के साथ आप जाइए, प्रिपेयर होकर जाइए कि ये चीज़ें मेरे को सामना करना पड़ सकता है। स्क्रोलिंग इशू आ सकता है, असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे किस तरीके से अभी भी, क्योंकि टाइम है, अब नेक्स्ट 5 नवंबर को है तो अभी टाइम है, तो उस अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, काफ़ी अभी ड्यूरेशन भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा अब रेगुलर बेसिस पे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।